नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इनवेरिएंट। इनवेरिएंट समझते हैं क्या हुआ होता है, थ्योरम इस पर हम लोग करेंगे। लिखा हुआ है व्हाट एवर मे बी द ओरिजिन एंड एक्सिस आर चूजन टू शो दैट द क्वांटिटीज lx plus my plus nz and x square plus y square plus z square are invariants for any system of forces। मतलब ये किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, तो वो इनवेरिएंट्स होंगे। चाहे वो किसी भी तरीके का सिस्टम ऑफ फोर्सेज हो, चाहे आपने ओरिजिन किसी को कंसिडर किया हो, चाहे आपने एक्सिस का ऐसा भी एक्सिस माना, माना किसी भी एक्सिस के अलावा ये क्वांटिटी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंट होता है। तो देखिए इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे। एक चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि देखिए रेज बॉडी में सिस्टम ऑफ फोर्सेज वर्क कर रहे हो, तुमको सिंगल फोर्स एक आर्बिट्रेरी डिसीजन पॉइंट के लंग और एक कपुल में क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कपुल में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसका एक्सिस भी किसके लंग का काम कर रहा हो, ओ के लंग। और उसके बाद क्या होता है, जो रिजल्टेंट आर होता है, उस आर की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जी क्या होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जहां पर एक्स वाई जेड क्या है पढ़ चुके हैं आप, x1 x क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट, माने सभी फोर्सेस का x एक्सिस का जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनका सम, y इसी तरीके से, z इसी तरीके से, और रियल क्या है, ऐसे मोमेंट x एक्सिस, m क्या है मोमेंट, और n क्या है मोमेंट अबाउट z एक्सिस। तो उसके हिसाब से हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इतना हम जानते हैं कि इस तरीके से सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देख लाइन लीजिए, लिखे वी नो दैट सिस्टम ऑफ फोर्सेज acting on a rigid body can be reduced to a single force capital R, acting at arbitrary fusion point O, and a couple capital G whose axis also passes through point O, ठीक है। अब ये R और G हो गया। हम लोग एक चीज और पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ R, ये कितना हो जाएगा, तो x बाई आर कामा y बाई आर और z बाई आर, पढ़ चुके हैं इसको। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस ऑफ g, ये क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका l बाई जी कामा m बाई जी एंड n बाई जी। ये r के डायरेक्शन को साइंस है और g के डायरेक्शन को साइंस है। तो मान लीजिए ये रिजल्टेंट आपका काम कर रहा है इधर r और ये आपका कपुल काम कर रहा है इधर g, पॉइंट ओ पर काम कर रहा है। मान लीजिए इनके बीच बनने वाला एंगल क्या है, थीटा है। मान लीजिए ओ ए के लंग काम कर रहा है और ये ओ बी के लंग काम कर रहा है, तो आगे लिखेंगे इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, थीटा विद एंगल बिटवीन ओ एंड ओ बी, तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन x बाई आर, y बाई आर, z बाई आर, और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है l बाई जी, m बाई जी, n बाई जी। तो हम एंगल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं जो cos थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा x बाई आर इंटू L बाई जी प्लस y बाई आर इंटू M बाई जी प्लस z बाई आर इंटू n बाई जी। एक cos थीटा का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका Lx प्लस My प्लस Nz और अपान हो जाएगा R इंटू जी, ठीक है, R इंटू जी। या इस g को आप क्या करिए, इधर ट्रांसपोज कर दीजिए और आपको मिल जाएगा
Lx प्लस my प्लस nz अपॉन r इक्वल्स टू g cos थीटा। एक कभी कोई प्रूव करने को देता है, हमने आपको पहले बताया था r इंटू के प्रूव करने को, तो आप जरूरत पड़ने पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, के लिख लेंगे क्योंकि जी कॉस थीटा के होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू r। बहुत बार एग्जाम प्रूव करने के लिए देता है, क्वेश्चन करके आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है प्रूव दैट lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू r के, या इसी कभी कभी r इंटू जी कॉस थीटा प्रूव कर देता है। तो आप इस चीज को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, इतना आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हमने आपको याद दिला दिया यहाँ पर। अभी ये कितना है, जी कॉस थीटा, तो आराम से इसको नोट कर जाइए। देखिए अब आ गया जी कॉस थीटा और एक आ गया आर। जब सेंट्रल एक्सिस की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस पर सेंट्रल एक्सिस की बात करते हैं, क्या होता है कई बार डिफाइन कर चुके हैं। तो सेंट्रल एक्सिस में हमने बताया था कि सेंट्रल एक्सिस होता है यूनिक, और उसके अलावा आर काम कर रहा होता है और जी कॉस थीटा काम कर रहा होता है। जब सेंट्रल एक्सिस पढ़ाया गया था तो वहां पर आपको बताया गया था कि आर काम करता है, उसके अलावा और क्या काम करता है, जी कॉस थीटा। तो यदि वो यूनिक होगा तो आर भी इनवेरिएंट होगा क्योंकि यूनिक है, और जी कॉस थीटा जो कपुल होगा जो सेंट्रल एक्सिस के अलावा काम कर रहा है, वो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इनवेरिएंट हो जाएगी। तो नीचे लिखिए सिंस सेंट्रल एक्सिस इज यूनिक, सिंस central axis is unique, since central axis is unique, hence capital R and g cos theta will be invariant, will be invariant। मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि therefore जो R है ना वो इज इनवेरिएंट, और R किसके इक्वल है, तो दिस इंप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इनवेरिएंट। अब ये इनवेरिएंट है तो इसका स्क्वायर भी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इनवेरिएंट। तो जो ये क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इनवेरिएंट क्वांटिटी होगी। आल्सो g cos theta is invariant, g cos theta इनवेरिएंट है, यहीं पर लिख दे रहे हैं। जब g cos theta इनवेरिएंट होगा तो ये क्वांटिटी lx plus my plus nz equal to r is invariant, r इनवेरिएंट था, ये पहले हम प्रूव कर चुके हैं। तो यदि जैसे x अपान, मान लो कि a अपान r लिखा हुआ है और r यदि इनवेरिएंट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इंप्लाई lx plus my plus nz, ये भी क्या हो जाएगा, इज इनवेरिएंट। दो क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम आर और जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब सेंट्रल एक्सिस की बात आती है तो सेंट्रल एक्सिस के डायरेक्शन में आर भी काम करता है और जी का थीटा काम करता है। उसके साथ साथ एक चीज और बताएगा कि सेंट्रल एक्सिस किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए यूनिक होता है। तो आप कहीं से भी आप जब डिराइव करने का प्रयास करेंगे, किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट वो चूज करेंगे, लास्ट में जब सेंट्रल एक्सिस निकालना शुरू करेंगे तो वही आपको मिलेगा। उसके अलावा क्या काम करता है, आर और जी का थीटा, दो चीजें काम करती हैं। तो आर इनवेरिएंट है तो इसके अनुसार हमको ये मिल गया, ये इनवेरिएंट हो जाएगा। और जब जी का थीटा इनवेरिएंट है तो ये क्वांटिटी इनवेरिएंट हो जाएगी, और जब ये क्वांटिटी इनवेरिएंट हो जाएगी तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एनजेड भी इनवेरिएंट होगा, क्योंकि हमको पहले से पता है कि आर भी क्या है, इनवेरिएंट है। तो थ्योरम आपको प्रूव करना था कि दोनों क्वांटिटी जो है, चाहे किसी भी तरीके का आप ओरिजिन चूज करें चाहे एक्स चूज करें, ये हमेशा एक क्वांटिटी क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। किस बेसिस पर हम एक्सप्लेन किया, तो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस किसी भी सिस्टम का यूनिक होगा। आप किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ओ पर सिस्टम को रख सकते हैं, आर को रख सकते हैं, जी को रख सकते हैं, लेकिन जब उसका सेंट्रल एक्सिस निकालने का प्रयास करेंगे तो चाहे किसी कहीं पर भी आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट ओ माना हो, सेंट्रल एक्सिस का एक ही डायरेक्शन होता है, और यूनिक होने की वजह से ही आर और जी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या रह गई है, सेम। अब क्वेश्चन कुछ करते हैं इस बेसिस पर दिया हुआ है
two equal forces act along the axis and along the straight line x minus alpha by L, y minus beta by M, z minus gamma by N. तो find the equation of central axis of the system. क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि तीन कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं, सभी फोर्सेस इक्वल हैं, किसके अलांग काम कर रहे हैं, एक्सिस के अलांग, मतलब कि तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे यहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीन फोर्सेस, एक फोर्स एक्स एक्सिस के अलांग, एक फोर्स वाई एक्सिस के अलांग और एक फोर्स जेड एक्सिस के अलांग काम कर रहा है, और उन दोनों तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। उसके साथ साथ एक और फोर्स है जो उसी के इक्वल है और किधर काम कर रहा है, अलांग द स्ट्रेट लाइन। किस स्ट्रेट लाइन के अलांग, x minus alpha y n equal to y minus beta y n equal to z minus gamma y n। तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम। तो अब क्या करिए, सेंट्रल एक्सिस निकालिए, उस सिस्टम का सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालिए। तो सबसे पहली बात ये है कि टोटल 4 फोर्सेस हैं, सबका रिजल्टेंट जो आपका मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तीन फोर्सेज कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलांग और एक फोर्स किधर काम कर रहा है, तो इसके अलांग x minus alpha y n, y minus beta y n और z minus gamma y n के अलांग काम कर रहा है। कह रहा है कि अभी काम करिए सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन बता दीजिए, सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया वो स्मॉल एक्स, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए जो फोर्सेज है उनको कुछ मान लीजिए, लेट ऑल इक्वल फोर्सेज आर कैपिटल P। मान लो सभी इक्वल फोर्सेस किसके इक्वल है, P के इक्वल है। एक फोर्स P x एक्सिस के लंग, एक फोर्स P y एक्सिस के लंग और एक फोर्स P z एक्सिस के लंग काम कर रहा है इस पॉइंट पर, और एक फोर्स P इस लाइन के लंग काम कर रहा है। तो मान लीजिए वो लाइन जो है, इस लाइन से क्या दिखाई दे रहा है, इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, लिया लिया मैंने, ठीक है। तो इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या है, या लेमन है, और ये लाइन किससे पास कर रहा है, अल्फा बीटा और गामा से, कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से एक पॉइंट हम चूज कर ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और इसके अलग पी काम कर रहा है। और इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन है x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम और z माइनस गामा बाई एम। ये इस लाइन का इक्वेशन है, जिस लाइन के अलग इस ये फोर्स P क्या कर रहा है, आपका काम कर रहा है। तो हमको क्या करना है, कह रहा है कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकाल दीजिए। तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन आपको याद होगा, तो उसमें 6 क्वांटिटीज थी। एक आपका एक्स वाई जेड था, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, और उसके बाद एक आपका था यल और एन थे। तो हम कैसे भी करके पहले एक्स वाई जेड, एक्स मतलब कि सभी फोर्सेस का रिजोल्यूशन, सभी फोर्सेस का रिजल्ट पार्ट एक्स एक्सिस के रंग, वाई का मतलब सभी फोर्सेस का रिजल्ट पार्ट वाई एक्सिस के रंग। इस तरीके से निकाल के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के बाद यल एम एन को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज सभी वैल्यू मिल जाएंगी, तो हम सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन में उस वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने मान लिया था सभी फोर्सेस P काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो पहले हम निकालते हैं कैपिटल एक्स, ये सभी फोर्सेस, ये एक्स एक्सिस के लिए काम कर रहा है, ये वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए। तो आप ऐसे एक लाइन लिख लीजिए, दी इक्वल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग लाइन, ये सभी इक्वल फोर्सेस किसके लिए काम कर रहा है, पहला एक्स एक्सिस के लिए काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0/1, y माइनस 0/0, z माइनस 0/0, दिस इज द x एक्सिस। उसके बाद दूसरा x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, ये हो जाएगा 0 1 और 0, ये y एक्सिस का हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन 0 0 1, ये आपका z एक्सिस के लंग, और एक काम कर रहा है x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा। ये चार फोर्सेस काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ये फोर्स, तीनों फोर्सेस P P P ओरिजिन O पर काम कर रहे हैं, मान इन सबका सभी फोर्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं।
0,0,0 पर, और चौथा फोर्स किसका काम कर रहा है, अल्फा बीटा गामा। अब एक काम करते हैं, इस P के तीन कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस के लंब, वाई एक्सिस के लंब और जेड एक्सिस के लंब। तो पहले हम देखते हैं कि इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, उनकी वैल्यूज क्या होंगी। इस फोर्स को थोड़ा किनारे फिट कर लीजिए, ये आपका P है, इसे तीन पार्ट हम दिखा दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये पार्ट इसका एक्स हो जाएगा, ये पार्ट आपका इसका वाई हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसके साथ यदि थीटा एंगल बना रहा होगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा p cos थीटा, बोलिएगा x इक्वल्स टू p cos थीटा हो जाएगा। और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है जी, यल या n है, तो वही तो यल cos थीटा होता है या cos अल्फा होता है। तो आप ये लिख सकते हैं x इक्वल्स टू p इंटू यल। अरे यही यल किसके इक्वल होगा, cos थीटा के इक्वल। पढ़े ना कि जो लाइन x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन का जो यल होता है cos अल्फा होता है, बीटा बनाता है तो cos बीटा, और गामा बनाता है तो cos गामा। उसी को यल या m से दिखाते हैं। तो आप इस तरीके से चाहे तो लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p बाई यल, x इक्वल टू p इंटू यल। इसी तरीके से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा p इंटू m, और z हो जाएगा p इंटू n। क्योंकि आई के लिए बात करेंगे तो जो बीटा एंगल बनाएगा तो उसका cos बीटा होगा, और cos बीटा को किससे दिखाते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, यल या m है। तो हम x y z नहीं लिख रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि इसके अलॉन्ग इसका कंपोनेंट होगा ना, इसके अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट होगा वो p इंटू यल के इक्वल हो जाएगा, x एक्सिस के अलॉन्ग। जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट आएगा वो p इंटू m के इक्वल हो जाएगा, और जो z एक्सिस का कंपोनेंट आएगा वो p इंटू n के इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आया कहां से लिखा गया, डायरेक्ट p cos अल्फा बीटा नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने इसको यल m अपनी तरफ से नहीं लिखा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा यल m इसके क्या डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इस तरीके से हम इसका कंपोनेंट pl, इसका कंपोनेंट pm और इसका कंपोनेंट हम pn लिख सकते हैं। अब हमको करना क्या पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। x के लिए पहला एक लाइन लिखते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, चार फोर्सेस काम कर रहे हैं। x इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, इस p का x एक्सिस का लंब कंपोनेंट e, इस p का y एक्सिस का लंब कंपोनेंट 0 बाई परपेंडिकुलर है, इस p का x एक्सिस का लंब कंपोनेंट 0 और इस p का x एक्सिस का लंब कंपोनेंट p है। यक्स क्या होता है, जितने भी फोर्सेज होते हैं उन सबका कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस का लंब। तो मान लीजिए यदि कुछ इस तरीके से फोर्स बना था p, ये थीटा होता तो ये लिखते p cos थीटा, ये लिखते p sin थीटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सभी फोर्सेज इसमें एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस का लंब इसका कंपोनेंट p मिलेगा, लेकिन इस y एक्सिस का लंब जो फोर्स p है उसका एक्स एक्सिस का लंब कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। उसी तरीके से कर सकते हैं। तो यक्स की जो वैल्यू है वो p प्लस पी एल, माने p ब्रैकेट में ले लेंगे तो 1 प्लस एल हो जाएगा। ऐसे ही y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, तो इस p का y एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, और इस p का y एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, p, इस p का y एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, और इस वाले p का इसका कंपोनेंट क्या दिया, y एक्सिस का क्या कंपोनेंट दिया हुआ है, pm। तो p ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस m, ये वैल्यू हो जाएगी y की। z निकाल लेते हैं, तो ऐसे z निकालेंगे तो p ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस। तो हम कैसे उधर गए, क्या निकालने में सक्सेसफुल हो गए, x, y और z। x क्या थे, सभी फोर्सेस का रिजल्ट पार्ट था x एक्सिस का लंब, y क्या था, सभी फोर्सेस का रिजल्ट पार्ट था y एक्सिस का लंब, और z क्या था, सभी फोर्सेस का रिजल्ट पार्ट था z एक्सिस का लंब। तो हम एक एक करके इसको निकाल लिया। हमारी x, y, z की वैल्यू हुई। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है l, m और n। तो पहले l निकालते हैं। l का फॉर्मूला क्या करता है, समेशन ऑफ y1z माइनस z1y1, यही होता है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो तीन फोर्सेज हैं P और P और P, ये तीनों फोर्सेज कहां पर काम कर रहे हैं, 0,0,0 पर। तो पहले वाले के लिए जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो y1 z1 माइनस z1 y1, दूसरे वाले के लिए y2 z2 माइनस z1 z2 y2, तीसरे वाले के लिए y3 z3 माइनस z3 y3। तो सभी फोर्सेज किस पर काम कर रहा है, ओरिजिन पर। तो x1 y1 z1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, x2 y2 z2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, x3 y3 z3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। केवल यही एक ऐसा होगा जो फोर्स ओरिजिन पर काम नहीं कर रहा है। तो स्टार्टिंग के तीन कंपोनेंट्स की वैल्यू तो ऐसे ही 0 हो जाएगी। ठीक है, कैसे 0 होगी, तो उसको एक्सपेंड जब करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिएगा y1 z1 माइनस z1 y1, ये पहले वाले का होगा। तो जब भरने आएंगे तो कहाँ काम कर रहा है, देखिएगा ओरिजिन पर। तो ये y1 भी 0 हो जाएगा और z1 भी 0 हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है, इस तरीके से खत्म हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, चौथा वाला क्या कहेगा। चौथे वाले के लिए y1 कितना है जी, बीटा,
इंटू Z1 मतलब कंपोनेंट किसके लाएंगे, जेड एक्सिस के लाएंगे, तो वो है Pn, ये हो जाएगा Z इंटू Pn माइनस Z1, इसके लिए Z1 क्या है, गामा, Z1 क्या है, गामा, और Y1 मतलब Y एक्सिस लाएंगे, इसका कंपोनेंट क्या है, तो इंटू Pm, ये वैल्यू हो जाएगी, इसका मोमेंट हो जाएगा किसके लाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, आप इस वाले को मिटा दे रहे हैं। बाकी सभी क्या हो गए, जीरो हो गए, तो यल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा इसमें, पी कॉमन दिख रहा है, आपको मिल जाएगा बीटा एन और माइनस हो जाएगा गामा एन, ये यल की वैल्यू है। बिल्कुल ऐसे हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब यम की वैल्यू को निकालना है, तो यम कहाँ निकालें, यहीं पर देखिएगा, यहीं पर निकाल दे रहे हैं, तो यम की वैल्यू निकालिए, तो यम क्या होगा, समेशन ऑफ वाई एक्सिस का लाएंगे तो वो हो जाएगा Z1 x1 माइनस x1 Z1, तो फिर वही काम सभी के लिए जीरो आएगा, खाली चौथे वाले के लिए बचेगा, तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, प्लस Z1 इसके लिए कितना है, गामा, x1 कितना है, x1 PL हो जाएगा, तो गामा इंटू PL माइनस x1 अल्फा, और Z1 हो जाएगा PN, ठीक है, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। अब इसको आप कॉमन ले लिए तो यम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो यम इक्वल्स टू हो जाएगा, पी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा गामा यल और माइनस एल्फा एल, ये वैल्यू हो गई यल की, ये वैल्यू हो गई यम की, और ऐसे ही आप यन की वैल्यू को भी निकाल लेंगे, यन की वैल्यू को भी आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो यन की वैल्यू आएगी हम बता दे रहे हैं इसी से, आप उसको घर पे सॉल्व कर सकते हैं। यन की वैल्यू आ जा रही है पी ब्रैकेट में एल्फा यम और माइनस बीटा यम, ये वैल्यू मिल गई है, तो हमको क्या क्या मिल गया, x मिल गया है, y मिल गया है, z मिल गया है, और क्या मिल गया, m मिल गया है, l मिल गया है, m मिल गया है और n मिल गया है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सेंटर एक्सिस, पहले इसको नोट कर जाइए, अब देखिए लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखवाया गया था, तो वो था आपका यल माइनस करके था, ऐसे था यल माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू यम माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन वाई और यन माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स और अपॉन जेड, यही होता है, वो मिला लीजिएगा, ठीक है, वाई एक्स अपॉन जेड, ठीक। अब हमको सभी वैल्यूज मिल गई, यल एम एन और एक्स वाई, एक एक करके भरते हैं, यल के जगह पर क्या भर दीजिए, एल के जगह पर क्या आया है, ये रहा, क्या है, पी ब्रैकेट में बीटा एन माइनस गामा एन, ये पी की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में वाई, जेड कितना आया है, जेड आया है पी ब्रैकेट में 1 प्लस एन, तो वाई इंटू पी ब्रैकेट में एन प्लस माइनस जेड, और वाई की जगह पर कितना आया है, वाई की जगह पर आया है पी ब्रैकेट में 1 प्लस एन, और नीचे x, तो x के जगह पर आप क्या भर देंगे, e ब्रैकेट में 1 प्लस एन, e ब्रैकेट में 1 प्लस एन, ये पहली वैल्यू है। फिर ऐसे इक्वल्स टू आप इसके बाद कर सकते हैं, वैल्यूज को कर लेंगे, जो आपको वैल्यूज पता है, तो इसी तरीके से आप दूसरी कोई वैल्यू को भरिए, तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इक्वल्स टू इसको देखते हैं, दूसरा वाला भरेंगे तो यम के जगह पर कितना आया है, तो p ब्रैकेट में गामा यल माइनस अल्फा एन माइनस, उसके बाद जेड एक्स, तो जेड इंटू एक्स की जगह पर क्या था, एक्स के ऊपर था पी ब्रैकेट में 1 प्लस एल माइनस एक्स, लिख लिया आपने, जेड कहाँ है, जेड की जगह पर था आपका पी ब्रैकेट में 1 प्लस एन, ये हो गया, इस पूरे के अपान में क्या हो जाएगा, इस पूरे का अपान हो जाएगा पी ब्रैकेट में वाई है ना, तो 1 प्लस एन हो जाएगा, और तीसरा इक्वल टू, इसी के इक्वल तीसरा भी आएगा, और वो क्या हो जाएगा देख लीजिए, एन के जगह पर क्या भर देना है, तो पी ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा एन माइनस बीटा एल
माइनस ब्रैकेट में x इंटू वाई की जगह पर l ब्रैकेट में 1 प्लस l की जगह पर p ब्रैकेट में y की जगह पर 1 प्लस m था माइनस y x की जगह पर क्या था तो p ब्रैकेट में 1 प्लस l इस पूरे के अपान में p ब्रैकेट में 1 प्लस m दिया है। अब आपको हमने सारी वैल्यूज को भर दिया है। ये हमारा इक्वेशन होगा सेंट्रल एक्सिस। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ से ऊपर से लेके सब में p कॉमन हो जाएगा और नीचे भी p से p कट जाएगा, जो बचेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो पहला काम करिए आप इसको नोट कर जाइए, इसको आप नोट कर जाएंगे। उसके बाद वही काम करना है, यहाँ से हम p को हटा दे रहे हैं, बस p से डिवाइड कर लिया, इसमें p कॉमन नहीं है तो p हट जाएगा, ऊपर से कट जाएगा, यहाँ भी p आपका कट जाएगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपका, यही आपका सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन, ये उसका फर्स्ट पार्ट, ये उसका सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट। बहुत मन करता तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस वाई ब्रैकेट में n प्लस 1 प्लस जेड ब्रैकेट में 1 प्लस m हो जाएगा। आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से सेंट्रल एक्सिस हमने निकाल लिया। तो सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन के लिए 6 क्वांटिटी x y z l m n। x y z क्या है? x y z क्या है? जितने भी फोर्सेज होंगे सबका रिजल्ट पार्ट x एक्सिस को कैपिटल x से, जितने फोर्स होंगे सबका रिजल्ट पार्ट y एक्सिस को कैपिटल y से, ऐसे z से, और सिमिलरली उस फॉर्मूले से यल या एम की वैल्यू को निकाल के इस सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे।